पोलराइजेशन अमॉन्ग द रीजनल फोर्सेस होने के बाद एक थर्ड फ्रंट एमर्ज होगी, आप ऐसा सोचते हैं? थर्ड फ्रंट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अब सेंटर को एक फेडरल स्ट्रक्चर सचमुच चलाना चाहिए। पोलराइजेशन ऑफ रीजनल पार्टीज का कौन सा प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2014 में? जिसके पास पार्लियामेंट की सीट जाएंगी लोकसभा की, वही करेगा। हिंदुस्तान के लोगों को, आम आदमी को, फॉर एग्जांपल गरीब लोगों के लिए आपका क्या दिल कहता है, क्या दर्द है आपके लिए? पार्टिसिपेट करिए, बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश को आप ही के हवाले है, आप ही करेंगे जी। आपको ये इसका यकीन होना चाहिए। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। हर मंगल रात 8:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम पिछले हफ्ते कुलदीप नायर साहब से बात कर रहे थे, फिर एक बार कुलदीप नायर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। सर, लास्ट वीक हमने पाकिस्तान और पीस पे बात की। इस वक्त आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कहा कि आने वाले टाइम में पॉलिटिकली हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में 2014 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप देखते हैं कि स्टेट्स के रीजनल पार्टीज और रीजनल प्लेयर्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो नेशनल पार्टीज हैं वो वीक हो जाएंगे। ये ऐसा कहने के लिए हो रही हैं, वीक हो रही हैं। चलिए तो आप बताइए कि वजह क्या है, आप इतनी बड़ी स्टेट? देखिए, इसलिए कि दोनों पार्टियां कुछ अपनी जो चीज़ों से उठ के बात नहीं कर रहे, जो कि हिंदुस्तान सारे को अपील करे जी। वो अपनी छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। वो कांग्रेस फंसी हुई है डायनेस्टी पॉलिटिक्स में, अच्छा, वो फंसी हुई है एक पैरोकियल पॉलिटिक्स में। हाँ। तो ये दोनों चीजें हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। यानी दोनों फेल हो चुकी है। दोनों अवाम उसको दोनों तस्लीम नहीं करता। कम हो रही है, इसलिए। अच्छा, अब देखिए कि मुलायम सिंह की विक्ट्री, ये एक रीजनल सी विक्ट्री है। उसने कोई कोई ऑल इंडिया बात नहीं की, वो रीजनल बात है। इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि अरे यार, ये ऊपर वाली जो बड़ी बड़ी पार्टियां ये तो हमारी एस्पिरेशन को मानती नहीं। वो जमीन पे होते नहीं, वो जमीन पे नहीं होती, ये सच्चाई है। ये चाहे गडकरी जी हो, चाहे जो है कांग्रेस के बड़े लीडर हो, कोई हो, वो जमीन पे उनको नजर नहीं आता। जैसे अखिलेश की और जो राहुल की जो कैंपेन में डिफरेंस था। अखिलेश बात करता था हर एक से मिलके, वो साइकिल पे था, वो आए हेलीकॉप्टर से, मोटर में चले वगैरह। तो लोग जो चाहते हैं आज कि भाई हमारे साथ मिलके बात करो ना। हाँ। हमारे मुश्किलों को सुनो और उसका हल तलाश करो। लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी अभी तक समझी नहीं है कि मजाज क्या है। मजाज है कि आप अपने तख्तों से नीचे आओ और लोगों से बात मिलो जी। अच्छा, जो इसमें मुझे एक डर लग रहा है कि रीजनल पार्टियां जी ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें एक इंडियन एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो ठीक है। लेकिन ये जो ऑल इंडिया आइडिया है जी, जो हिंदुस्तान का एक आइडिया ऑफ इंडिया, हाँ, वो कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, ये तो हाँ, बहुत डेंजरस। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी सीरियसली जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सोचना चाहिए। नॉट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आर यू नॉट एक आदमी जो कि सब हिंदुस्तान में मंजूर हो ताकि 4 साल के लिए वो काम कर सके जी। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अब पॉलिटिकल पार्टियां, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सेंटर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आएगी। अच्छा, अगर मेजॉरिटी में नहीं आ रही तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, अनसर्टेनिटी के अलावा वीक गवर्नमेंट हो जाएगी। उसके अलावा आप कंसेशन देंगे ना, हर दफा देते हैं आप। जैसे अब यहाँ पे मैं एक अच्छी बात आपने उठा दी, जैसे करप्शन का जो स्कैम तो 2G स्कैम, जब 2G स्कैम अपने उरूज पे था, जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है उसका मीडिया में उछाला गया था, उस वक्त गवर्नमेंट ये कहती थी कि DMK जो LI है, LIs की जो है हमारी कन्वीनियंसेस हैं, उसकी वजह से हम वीक हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस का विजडम, वाइसनेस होती थी कि वहां पे रिजाइन करती और री इलेक्शन कर? वो कहते आपने कहा इस बात कहा ना कि ये कोलिशन का धर्म होता है। हाँ। तो अगर धर्म से आपको जो धर्म है उसकी कंपल्शन हैं, उसे अगर आप वीक होते हैं तो आप लोगों के पास जाइए, इलेक्शन करवा देते। तो आपको लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते तो कांग्रेस स्ट्रांग हो जाती उस वक्त? कांग्रेस डेफिनेटली स्ट्रांग होती। तो इन्होंने मिस्टेक की। लेकिन हाँ, लेकिन
क्योंकि 2G में कांग्रेस भी फंसी हुई थी ना। अच्छा, इसलिए जो धब्बा था करप्शन का वो डीएमके से साथ कुछ इनके भी पड़ रहा था, कॉमनवेल्थ गेम्स कलमाडी भी वगैरह, तो इसलिए शायद उस वक्त करप्शन इशू हो जाता तो शायद नहीं कुछ करते। लेकिन अब इनको सोचना चाहिए कि एक नेशनल का किस्म का एजेंडा, एक नेशनल एस्पिरेशन, एक नेशनल मैसेज। अच्छा, क्योंकि वो मैं समझता हूं कि अगर मेजॉरिटी आप इस चाहते हो इस देश में, आपका मेजॉरिटी आएगी तभी आप कम कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज कंसेशन देने पड़ते हैं किसी को। अब मुझे याद है कि जब ये यूएस एनर्जी का बिल पास हो रहा था, इंडो यूएस, हाँ, तो न्यूक्लियर का तो वो तो खास लोग खरीदे गए, पार्टियों को लिया गया, कंसेशन दिए गए, तो वो तो ठीक है। मैं चाहता हूं कि इन बातों से उठने के लिए अब बहुत जरूरी है कि पहले तो ठीक था, एक पार्टी चली जाती थी, सब कांग्रेस थी, एक तो साल हो गए। अब हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि वक्त हो चुका है। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन अमॉन्ग द रीजनल फोर्सेस होने के बाद एक थर्ड फ्रंट इमर्ज होगी, आप ऐसा सोचते हैं? थर्ड फ्रंट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अब सेंटर को एक फेडरल स्ट्रक्चर सचमुच लाना चाहिए। पोलराइजेशन ऑफ रीजनल पार्टीज का कौन सा प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2014 में? जिसके पास पार्लियामेंट की सीट जाएंगी लोकसभा की, वही करेगा। हिंदुस्तान के लोगों को, आम आदमी को, फॉर एग्जांपल गरीब लोगों के लिए आपका क्या दिल कहता है, क्या दर्द है आपके लिए? पार्टिसिपेट करिए, बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश को आप ही के हवाले है, आप ही करेंगे जी, आपको ये इसका यकीन होना चाहिए। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। कुलदीप नायर साहब, आप मुझे बताइए, अगर हम लिस्ट करें बीजेपी की क्या मेन 2-3 मिस्टेक्स हुई हैं और कांग्रेस की क्या मेन 2-3 मिस्टेक्स हुई हैं जो उनको इस तरीके से जो है वर्डिक्ट नहीं मिलता है, उनको जो है पॉपुलर वोट नहीं मिलता है? देखिए, बीजेपी की तो पहले सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उनका एंटी मुस्लिम चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा। हिंदुत्व का तो हुआ, लेकिन साथ ये भी है कि एंटी मुसलमान नहीं बनना चाहिए। मुसलमान जो है उनके पास नहीं जा सकता। अरे बाप रे, 18-19% है। हाँ, तो आप क्या कर लोगे? आओ, एक पर्पस के लिए जी, आप जो भी आपके असूल हैं, लेकिन असूलों में परोखियलिज्म कम कर दीजिए। अच्छा। और दूसरा, कोई आपका इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है? आप ये तो कहते हैं कि कांग्रेस का प्रोग्राम गलत है या फलां का कम्युनिस्ट, आपका क्या है? आपका क्या है? ये जो प्रोग्राम है ये बहुत जरूरी है उनका। अच्छा। जहां जब आते हैं हम कांग्रेस में, तो कांग्रेस लगती है कि जैसे एक सरमायादारों की जमात हो गई है। अच्छा, कार्टेल है और कुछ नहीं है। अच्छा, कॉर्पोरेट तो हर रिफॉर्म कर रहे हैं जिससे सबको उनको, आफ्टर ऑल इन्हीं के राज में आज हम देखते हैं, एक अभी सर्वे हुआ जिसमें कि 70% जो लोग हैं वो तो सिर्फ $2 पे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और 80% लोगों को सब्सिडी देनी जाए। फिर ये तो इन्होंने कम से कम देखिए, इतना मनमोहन सिंह ने राज किया और वो इकोनॉमी का बहुत एक्सपर्ट है, कुछ नहीं कर सके। और दूसरा, ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कास्ट के साथ, कम्युनिटी के साथ कि भाई हमारे भी वोट बढ़े, ये गलत बात। तो स्ट्रांगली दे आर नॉट एबल टू administer their own agenda, national agenda नहीं बना सकते। Whether I am now doubting whether they believe in that agenda। अरे ये तो आपने अभी जब शुरू से देखे, आज़ादी एक वक्त पे एक चीज़ पे ली गई थी कि हम एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट बनाएंगे यहाँ पे, वो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस में उसमें चीज़ों में फेथ नहीं रहा। ये जो प्राइस राइज की आपने बात की, हम असल मुद्दा जैसे आपने कहा कि अक्सर 80% लोग सब्सिडी मांगते हैं, उनको सब्सिडी देना पड़ता है। तो हम ये आज़ादी से, जब से आप हम देख रहे हैं, आप 1947 से आज तक ये गरीबी कम क्यों नहीं होती है? देखिए, इतने गवर्नमेंट, सब लोग हुकूमत कर चुके, बीजेपी भी हुकूमत कर ली, कांग्रेस भी हुकूमत कर ली। मेरा अपना ख्याल है कि बीजेपी, देखिए नेहरू के वक्त भी प्लान जब 2 हो गए जी, तो नेहरू ने एक कमेटी बैठाई, महालनोबिस की कमेटी, कि भाई ये क्या बात है कि हम इतना पैसा खर्च चुके, लेकिन उसी तरह उसने बना। उसने कहा कि जी जो पैसा बनता है वो तो ऊपर जाता है। अच्छा। तो व्हाट हैज हैपेंड इज कि करे तरक्की,
लेकिन रिच हैव बिकम रिचर एंड poor have become poor. So there is a total failure of all sorts of. हाँ, और जो भी सिस्टम है, चाहे वो आप पब्लिक सिस्टम जितना भी है, हेल्थ देख लीजिए, आप एग्रीकल्चर देख लीजिए, करप्शन करप्शन अब कांग्रेस के वक्त हुई है, कभी पहले नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे भी लेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा स्टेट्स की। स्टेट्स में जो पावर्स उभर के आ रहे हैं 2014 में, आपका विजन कैसे है, किस तरीके से वो होगा, और यूथ जो इमर्ज होके आए हैं, चाहे राहुल गांधी हो या चाहे अखिलेश यादव हो, ये यूथ लीडरशिप किस तरीके से इवॉल्व होगी, क्या हमारा यूथ देश को सही दिशा देने में कामयाब होगा, इस बारे में बात करेंगे। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी लौट कर आता हूं। पोलराइजेशन अमॉन्ग द रीजनल फोर्सेस होने के बाद एक थर्ड फ्रंट इमर्ज होगी, आप ऐसा सोचते हैं? थर्ड फ्रंट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अब सेंटर को एक फेडरल स्ट्रक्चर सचमुच लाना चाहिए। पोलराइजेशन ऑफ रीजनल पार्टीज का कौन सा प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2014 में? जिसके पास पार्लियामेंट की सीट जाएंगी लोकसभा की, वही करेगा। हिंदुस्तान के लोगों को, आम आदमी को, फॉर एग्जांपल गरीब लोगों के लिए आपका क्या दिल कहता है, क्या दर्द है आपके लिए? पार्टिसिपेट करिए, बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश को आप ही के हवाले है, आप ही करेंगे जी, आपको ये इसका यकीन होना चाहिए। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम बात कर रहे हैं कुलदीप नायर साहब से। कुलदीप नायर साहब, मैं ब्रेक पे जाने से आपसे पूछ रहा था कि हमारे ये 2014 का जो इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए किस तरीके से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत बदलेगी? ये जो फोर्सेस हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव हुए, ममता बनर्जी हुए, जयललिता हुई, और थोड़े ऐसे भी फोर्सेस हैं जो शेड में हैं, आंध्र प्रदेश में भी हैं और दूसरे एरियाज़ में भी हैं। ये आप पोलराइजेशन अमॉन्ग द रीजनल फोर्सेस होने के बाद एक थर्ड फ्रंट इमर्ज होगी, आप ऐसा सोचते हैं? कहीं आपने इशारा ज़रूर किया है अपने नहीं, थर्ड फ्रंट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अब सेंटर को एक फेडरल स्ट्रक्चर सचमुच लाना चाहिए जी। ये अब नहीं कि भाई हम एक एंटी टेररिस्ट कोई ग्रुप बनाएंगे और उनको पूरा पता भी नहीं। अब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, आप पुलिस उनका उसके बगैर कैसे आप कर सकते हैं? ये जो सेंटर को समझना चाहिए। पहले वक्त था कि जब दिल्ली से फोन जाता था स्टेट तो कांपती थी। अच्छा, अब वो वक्त आया जब स्टेट से फोन आता तो दिल्ली कांपता है। इसलिए कमजोर होगी सेंटर। इसलिए उनको ये जो धर्म है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक फेडरल सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं, उनको ठीक तरह मानना चाहिए कि भाई सचमुच उनका है हक। मैं तो यहाँ तक आपने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर इज द किंग ऑफ द स्टेट, और वो सेक्रेटरीज नहीं होते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री और अदर डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट सेक्रेटरी से। ये दूसरा देखिए कि प्लानिंग कमीशन जो है, सब कुछ प्लान यही बनता है। भाई वहां से लोगों से ना बात करो, बिल्ड फ्रॉम बिलो, उनसे बात करो, उनसे कैसे नीचे हो, कैसे प्लान बने। यहाँ प्लान बन जाता है 7, 11, 12 और यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो जाती है, उसमें चीफ मिनिस्टर ने बोला पास हो गया। तो ठीक है, आप ये बात भी बिल्कुल सही वाजबी बात है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, देखिए मैं कहता हूँ कि पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए जी। सेंटर से स्टेट में जाना चाहिए, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से नीचे जाना चाहिए, जैसे राजीव गांधी ने कहा था, राजीव गांधी ने यही किया था। लोग कहें कि भाई हम देख सकते हैं हुकूमत, वी आर गवर्नर, पार्टिसिपेशन है हमारी उसमें, जी हाँ, तभी बात बनेगी। क्योंकि ये देश जो इतना बड़ा है, द पीपल को आपने वोट दिया, हक दिया, लेट देम फील कि दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। अब गवर्नेंस ऐसी दिल्ली से होती है या लखनऊ से होती है, पता ही नहीं नीचे, ये करना पड़ेगा। तो इसमें स्टेट की भी गलती है, सेंटर की बहुत गलती है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगी? देखिए, अब तो पार्टी स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, मैंने सॉल्यूशन बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन मैंने बताया कि फेडरल सिस्टम, एक सरकारिया कमेटी भी बैठी थी, उसने कहा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे उसकी जो सिफारिशें हैं कोई नहीं हो, कोई करता ही जी। ऐसे ही है कि जैसे आप कोई जब कम्युनल राइट होता है तो उनकी जो सिफारिशें होती हैं, आज मैंने 26 डिफरेंट कमीशंस की रिपोर्ट्स देखी हैं, ठीक है, जो उन्होंने कहा एक भी किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो क्या हुआ? अरे बाप रे।
तो इसी तरह जो सिफारिशें, जो स्टेट आर एंटिटी और इतने इतने बड़े हैं कि वही यूरोप के कई मुल्कों से ज्यादा हैं। बिल्कुल, ईच स्टेट इज सो बिग। और तीसरा मैंने जो आपको उस पे सजाव पे सोचना चाहिए कि ये तो ठीक है फेडरल सिस्टम, बात है, अब इससे ऊपर भी सोचे आइडिया ऑफ इंडिया। ये जो है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को आप नहीं मानेंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए। करप्शन के लिए अन्ना हजारे आवाज उठाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज द फर्स्ट स्टेप? बिल्कुल, ताकि ये पैसा करोड़ों रुपए लगते हैं, कोई दूसरा आदमी हम इलेक्शन जब करते हैं तो सही अगर गाइडलाइंस हो, करप्ट लोग ना आए, क्रिमिनल्स ना आए, जब तक आप उसकी कोई स्टेप्स नहीं लेंगे तो रिफॉर्म चाहिए ना, रिफॉर्म्स नहीं। अब यूथ के बारे में जो बात कर रहा था मैं, यूथ लीडरशिप इवॉल्व हो रही है, अखिलेश यादव एक डायनेमिक लीडर बन के उभर गए। लेकिन यूथ जो है बहुत पढ़ी लिखी ITIs की या जो MITs की वगैरह के, वो अपने कैरियर में चले गए। अच्छा। अच्छे जो करीम वाले हैं उनको वापस लाना चाहिए, अच्छा, टू द मेन स्ट्रीम। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमें भी अच्छा मिले, लेकिन आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि दे हैव सेड कि हाँ गवर्नेंस करने तो हम अलग है। So we have to अच्छा, एक थोड़ा सा हटके, क्योंकि सब्जेक्ट पूरा यूथ पे भी रहा, कांग्रेस के बारे में भी हमने बात की और अखिलेश यादव की भी बात हुई, तो राहुल गांधी की बात, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, आप समझते हैं वो जो पोटेंशियल था राहुल गांधी का, जो 2009 में दिखता था, वो 2009 वाला पोटेंशियल बिहार में वीकन हुआ। वो क्यों हुआ? फिर यूपी में फिर तो आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी इज नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल? इज दैट द पार्टी नॉट एबल टू उनकी सलाहियतों को सही उभारने और उन पर जिम्मेदारी देने में फेल हुई है? कांग्रेस नहीं समझी कि ये एक जो करिश्मा हुआ करता था ना एक आदमी का, पंडित नेहरू का, इंदिरा गांधी का, चला गया। अच्छा, वो जा रहा है। अच्छा। इसलिए राहुल का कोई करिश्मा नहीं है। अब जब तक कांग्रेस अपनी कार्डर को ठीक नहीं करेगी, फील्ड में ठीक नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसे जो नागर जमीन पे नागर तो करते हैं, बीज ये लोग लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे खाद है ना, जो है उसको उपजाऊ बनाने के लोग हैं, तो कैडर तो है ही नहीं इनके पास। ग्रास रूट्स पे नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ग्रास रूट पे जाएंगे तो कुछ नहीं, जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आप पोलराइजेशन ऑफ रीजनल पार्टीज का, आप कौन सा प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2014 में? विल इट बी मुलायम सिंह? विल इट बी? यूपी के पास 80 सीटें हैं, वो तो करेगा ही पार्लियामेंट में। हाँ, जो जिसके पास पार्लियामेंट की सीट जाएंगी लोकसभा की, वही करेगा। हाँ, और वो लगता है कि मुझे यूपी सबसे ज्यादा है जी। लेकिन ये जो है, क्या अभी देखना है कि क्या इस आइडियोलॉजी किसी में ये घट जाएंगे, कुछ स्ट्रिंग हो जाएंगे टुगेदर, जिससे कि एक अल्टरनेटिव बनेगा। एक सवाल है जैसे नीतीश कुमार जी हैं, वेरी मॉडरेट एंड ए प्रोग्रेसिव पर्सन, उसी तरीके से ममता बनर्जी एक पॉपुलर लीडर है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव लेकिन आप ये समझते हैं कि ये पार्टीज ब्रेक होंगी अपनी ओरिजिनल? ये भी हो सकता है, नीतीश कुमार छोड़ेंगे एनडीए को या ठीक है, हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार एज सच तो इस वक्त तो बीजेपी साथ है। हाँ, तो एनडीए के साथ हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ द नेशन जो नए कुछ बनेगी चीजें, बड़ा नया फॉर्मूला बनेगा जिसमें आपने ये भी कहा कि कांग्रेस नहीं होगी, बीजेपी नहीं होगी, कोई ऐसा फॉर्मेशन हो जिसमें एक गवर्नमेंट उभर के आए जो पब्लिक के हित में काम करे, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस, पब्लिक हित में और आम आदमी के हित में काम करे। ये मुमकिन है? आपको लगता है? उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, 2014 से पहले चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल। क्योंकि आज का पार्लियामेंट जहां पे लोकपाल पास पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए। कुलदीप नायर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस एपिसोड में 2 मरतबा के लिए आपने टाइम दिया, और आप जैसी शख्सियत का हमारे शो में होना, जो हम करते हैं कोशिश कि हम अपने शो के ज़रिए से हिंदुस्तान में एक अच्छे बदलाव की तमन्ना करें और हम अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं और उनको एजुकेट करें और उनमें से कम्युनलिज्म के जहर को निकाल दें और जो कैस्टिज्म के जहर को निकालें और मेरिट बेस्ड और हिम्मत दिलाकर उन्हें अच्छे लोगों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। आप मुझे दीजिए, रिच ना हो और पुअर ना हो, आप एक मैसेज दीजिए। आपका मैसेज बहुत वैल्यू रखता है कि हिंदुस्तान के लोगों को, आम आदमी को, फॉर एग्जांपल गरीब लोगों के लिए आपका क्या दिल कहता है, क्या दर्द है आपके लिए, गरीबों के लिए हिंदुस्तान? जब आपने इतना देर इंतजार किया, हाँ,
तो अब पार्टिसिपेट करिए, बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इस देश को आप ही के हवाले है, आप ही करेंगे जी। आपको ये इसका यकीन होना चाहिए। मेरे हिसाब से एवरी इंडियन has an obligation to be optimistic. You have written this also. I read it. So nice of you, कुलदीप नायर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम यहाँ पे इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे, हम इस बात से कि कुलदीप नायर साहब की ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी और हमारे इस प्रोग्राम की जो कोशिशें हैं ज़रूर आपको पसंद आ रही होगी। मैं आदिल मोहम्मद आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।